हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स का एक सीरीज बना रहे हैं। तो उसी सीरीज में आज हम लोग इस वीडियो में गोलीय दर्पण को कवर करेंगे। गोलीय दर्पण में जितने भी पद प्रयुक्त होते हैं आज उनकी परिभाषा को समझेंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे। बच्चों में मैंने देखा है कि जब भी वो फिजिक्स में 10th क्लास के खास करके मैं बात करता हूं तो उसमें वह गोलीय दर्पण में फंस जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ पाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और आगे आने वाले वीडियो के साथ। यकीन मानिए गोलीय दर्पण ऐसा समझ में आएगा कि आप उसे फिर कभी भूलोगे नहीं। तो जो भी नए हैं सबसे पहले चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गोलीय दर्पण, इसके पहले हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं और प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश के परावर्तन से ही संबंधित ये भी है। तो यदि आप वो दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। गोलीय दर्पण क्या है? कहता है खोखले गोलाकार दर्पण के एक खंड जिसमें परावर्तक सतह अंदर या बाहर होता है। खोखले गोलाकार दर्पण, अब समझो एक फुटबॉल, सब देखे होंगे। फुटबॉल क्या है? खोखला गोलाकार है, खोखला भी है और गोलाकार भी है। तो वैसा ही कोई दर्पण होगा, उसका एक खंड, एक भाग। अब ये ऐसे है, हमने ये मान लो ये गोला है, ये देख लो आप, इसमें से मैंने इतना काट लिया तो या तो ऐसे निकलेगा, है ना, या फिर ऐसे ही निकलेगा। एक उभरा हुआ भाग रहेगा और एक गड्ढा भाग रहेगा, एक धंसा हुआ भाग और एक उभरा भाग रहेगा। तो जिसमें परावर्तक सतह अंदर या बाहर होता है। परावर्तक किसे कहते हैं? परावर्तक होता है जिससे परावर्तन होता है और वो क्या होता है? चिकनी और चमकीली सतह होती है। तो ये आपका हो गया पॉलिश किया हुआ भाग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दर्पण में एक भाग पॉलिश किया हुआ रहता है। तो ये जो इसमें जो अंदर की ओर देख रहे हो आप, जो धंसे हुए भाग है, वह आपका चिकनी सतह है। तो यह आपका परावर्तक सतह हो गया। आप लिख सकते हैं कि ये जो सतह है ये आपका क्या हो गया? परावर्तक सतह। और ये वाला क्या हो गया? ये हो गया पॉलिश। पृष्ठ, ठीक है। तो जब खंड हम काटते हैं तो दो, या तो इधर परावर्तक सतह यानी चमकीली सतह इधर हो सकती है या फिर धसी हुई भाग में हो सकती है, जैसा कि मैंने दिखाया है। तो पहले चित्र में आप देखिए, पहले चित्र में आप देख रहे हो कि जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर है, इधर धसी हुई भाग की ओर है। और दूसरे चित्र में दिखा रहे हैं तो परावर्तक सतह इधर है और इधर पॉलिश किया हुआ है। तो जब परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, धसे हुए भाग की ओर हो, तो उस गोलीय दर्पण को हम लोग कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है। और जब परावर्तक सतह आपका बाहर की ओर हो, यानी आप देख सकते हो ये जो परावर्तक सतह है, चिकनी सतह है, ये बाहर की ओर है। और जब बाहर की ओर है तो उसे हम कहेंगे उत्तल दर्पण अर्थात कॉन्वेक्स मिरर। आप देखिए, मैं एक दर्पण लाया हूं इसी से संबंधित। आप मैं इसको थोड़ा तिरछा करता हूं तो देखिए ये उभरा हुआ भाग ऊपर की ओर है, ये है ना। तो उभरा हुआ भाग जब ऊपर की ओर है तो ये कौन सा दर्पण होगा? ये होगा उत्तल दर्पण। लेकिन जब ये देखिए, ये मैं ऐसे हाथ चला रहा हूं इस पर तो लग रहा है ऐसे धंसा हुआ है। तो धंसा हुआ यानी ये है, तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया अवतल दर्पण, ठीक है। अब ये दोनों से संबंधित कुछ पद हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, पहले उससे समझेंगे। तो सबसे पहले है ध्रुव अर्थात पोल। सबसे पहले क्या है? ध्रुव है, पोल है।
पोल के बारे में क्या कहा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, पहले समझेंगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम उस दर्पण का या उस गोलीय दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह समझिएगा, यहां भी मैं बना रखा हूं, ये आपका गोलीय दर्पण है, चाहे ये अवतल हो या उत्तल हो। तो परावर्तक सतह तो इतना ही हो गया, यहां से यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक, इसमें भी परावर्तक सतह यहां से लेके यहां तक है। ये मैं डॉट डॉट दिया, इसका मतलब ये नहीं है, ये खंड है, मैं सिर्फ बनाया हूं कि गोलीय दर्पण का ये गोलाकार भाग का ही एक खंड है, ठीक है। तो मेरा मेन परावर्तक सतह यहां तक है, ये इससे जहां तक मैंने पॉलिश कर रखा है। तो इसके बीच कौन सा बिंदु है, यहां और ये यहां, तो इसी बीच के बिंदु को यानी मध्य बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव, कहते हैं पोल कहते हैं। क्लियर हो गया। परावर्तक सतह किसी भी गोलीय दर्पण का, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, परावर्तक सतह का जो मध्य बिंदु होगा वो उसका ध्रुव होगा। वक्रता केंद्र, केंद्र क्या होता है आप जानते हैं, जब भी कोई गोला लोगे तो उसका केंद्र तो होगा, बिल्कुल होगा। तो गोला जब आप लेते हो तो उसका केंद्र है, तो गोलाकार दर्पण यानी गोला से ही निकला है। अब देखो इसको मैं जब आगे बढ़ाया तो ये गोलाकार दर्पण, गोलाकार जो दर्पण था उसका केंद्र ये था, यहां ये C, और यही केंद्र इसका भी तो हो जाएगा क्योंकि उसी का एक भाग है कि नहीं, उसी का एक भाग है। तो ये गोलाकार दर्पण का केंद्र ही गोलीय दर्पण का केंद्र होगा और इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक खंड होता है, जिस खोखले गोले का एक खंड होता है उसका केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है इसमें। गोलीय दर्पण एक गोलाकार भाग का खंड है, तो गोला का जो केंद्र होगा वही गोलीय दर्पण का केंद्र होगा। वहां सिर्फ केंद्र कहेंगे, यहाँ वक्रता केंद्र कहेंगे क्योंकि वक्र भाग का केंद्र है ये। फिर है वक्रता त्रिज्या। वृत्त तो पढ़े होंगे आप। अब ये जो वृत्त है तो इसमें ये केंद्र है और ये आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो वही चीज यहां है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यानी सीपी को हम क्या कहेंगे, सीपी को हम कहेंगे वक्रता की त्रिज्या कहेंगे, अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। सीपी यहां से यहां तक की दूरी, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, इसके बीच की जो दूरी होगी वह वक्रता की त्रिज्या होगी और इसे संकेत में हम आर लिखते हैं, बड़ी आर से इसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और अगला है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ये एक काल्पनिक अक्ष है। जैसे आप पृथ्वी पढ़े होंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो क्या वो अक्ष क्या पृथ्वी में सरिया डाला हुआ है क्या, कोई इस तरह का ऐसा है, नहीं है, वो काल्पनिक माना गया है। तो इसी तरह से यहां भी मुख्य अक्ष क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जिसे माना गया है। तो किसे कहेंगे कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, इससे होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। और यह मुख्य अक्ष दर्पण की सतह पर लंब होती है। देखिए ये आपका है, तो जब ये यहां पड़ा तो ये लंब होगा, या यहां पर भी लंब होगा, दर्पण की सतह पर ये लंब होगा। क्योंकि ये इधर परावर्तक पृष्ठ है नहीं, तो परावर्तक पृष्ठ आपका ये है, तो ये आपका हो गया लंब, या यहां पर भी आपका ये लंबवत। लंबवत मतलब क्या, 90 डिग्री में पड़ेगा, तो लंबवत होता है। गौर करने वाली बात क्या है कि जो मुख्य अक्ष है और वक्रता की त्रिज्या है, दोनों उसी रेखा पे यानी उसी रास्ते पे होगी। अब देखो ना, C से लेके P तक तो आपका क्या हो गया, वक्रता की त्रिज्या हो गया, और ये जो खींचे हैं वो CP से होकर ही गुजर रही है ये रेखा।
जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया आपका क्या, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद। अभी कुछ और है, चूंकि ब्लैक व्हाइट बोर्ड में जगह नहीं है इसलिए मैं इसको लिखा नहीं हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद फिर हम वो आगे बढ़ेंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया, दर्पण समझ में आ गया। पॉलिश मेन क्या है, पॉलिश अगर बाहर पॉलिश किया हुआ यानी अंदर से परावर्तित होगा तो वह अवतल है, बाहर से परावर्तित होगा तो वह उत्तल है। क्लियर हो गया। और ध्रुव वक्रता, केंद्र वक्रता की त्रिज्या और मुख्य अक्ष भी समझ में आ गया। ध्रुव क्या हो गया, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे। केंद्र जो गोलीय जो गोलाकार दर्पण का जो भाग होगा उसका केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। त्रिज्या क्या होगा, तो केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता की त्रिज्या कहेंगे। और मुख्य अक्ष क्या हो गया कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब है द्वारक और मुख्य फोकस। द्वारक क्या है, द्वारक से आपको समझ में आ रहा होगा द्वार यानी दरवाजा। जब भी आप घर में प्रवेश करते हैं तो आप किस माध्यम से प्रवेश करते होंगे, दरवाजे के माध्यम से। जनरली आम आदमी, ऐसे चोर तो कहीं से भी प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जो घर के जो होते हैं वो दरवाजे से प्रवेश करते हैं। तो दर्पण में भी क्या होता है कि परावर्तक जो पृष्ठ है, जहां से परावर्तक होता है, वो कितने क्षेत्र से परावर्तित होता है, तो वो क्षेत्र ही उसका क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। समझिए इसको। अब ये मैं अवतल दर्पण बनाया हूं, अब कहां तक होगा, ये यहां से लेके यहां तक अगर किरणें पड़ती हैं तो परावर्तित, या ये जो दर्पण है ये परावर्तित कर सकता है। तो यहां से लेके यहां तक को हम क्या कहेंगे, हम द्वारक कहेंगे। यानी यहां से यहां तक के क्षेत्र से यह किरणों को परावर्तित कर सकता है यह दर्पण, इसलिए इस बिंदु से इस बिंदु तक को हम द्वारक कहेंगे। जिस दर्पण का द्वारक जितना बड़ा होगा वह उतना ज्यादा किरणों को परावर्तित कर सकता है, जिसका छोटा होगा वो कम होगा। जाहिर सी बात है, जो छोटा होगा वहां कम आएंगे, कम पड़ेंगे तो कम परावर्तित होंगे। तो ये हो गया द्वारक। मुख्य रूप से समझना है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस को समझना है। ये क्या है इसको समझना होगा, क्योंकि शुरुआत दर्पण को समझने की शुरुआत यहीं से होती है। तो अच्छे समझेंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फैलती है, या तो मिलती है या तो फैलती है, तो उस बिंदु को गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। नहीं समझ में आया? अब देखिए, मैं ये दो दर्पण बना रखा हूं। ये कौन सा हुआ, अभी बताया था, अंदर की ओर इसका परावर्तक सतह है इसलिए यह अवतल दर्पण है, बाहर की ओर यह परावर्तक सतह है इसलिए यह उत्तल दर्पण है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष तो आपका ये हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपका P है, ध्रुव। अब मुख्य अक्ष के समानांतर, चलिए एक समांतर किरण को लाते हैं। ठीक है, अब ये परावर्तित होंगी, परावर्तित तो होना है, जो कि परावर्तन के नियम में मैं पढ़ा चुका हूं कि परावर्तन जब किरणें आपतित होती है किसी दर्पण पर तो वह जितने कोण पर वह आपतित होंगी उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाएंगी। तो मान लो कि वह इस पथ से परावर्तित हो गई। एक किरणें यहां से भी आ सकती हैं, ये मान लो इस पथ से परावर्तित हो गई, और एक किरण इसी यानी लंबवत ही दर्पण पर पड़ी तो उसी पथ से वो परावर्तित हो जाएगी, उसमें पढ़ा चुका हूं मैं। तो एक इससे आया और इसी से परावर्तित हो गए, तो तीनों एक जगह बिंदु पर मिला, इसे ही हम कहते हैं मुख्य फोकस। ये मिले, लेकिन इसमें क्या होगा, अब अंदर तो कुछ हो नहीं सकता है तो बाहर से ही करना है। तो एक हो गया, एक समांतर इस मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण हमने आपतित किया, तो ये क्या होगा,
ये इस पथ से परावर्तित हो जाएगा। अंदर तो जा नहीं सकता है ना, ये तो बाहर ही फेंक आया होगा। और ये हुआ, ये इस पथ से परावर्तित हो गया। अब कहोगे सर फैल गई, तो फैलती हुई कहां से नजर आई? तो हम क्या करेंगे, जबरदस्ती वाला काम करेंगे। इसको हम लोग यहां एक बिंदु पर मिला देते हैं, और एक अगर इसी पथ से परावर्तित आपतित हुई तो इसी पथ से परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि मुख्य अक्ष क्या होता है, परावर्तक सतह पर लंबवत होती है। तो एक यहां से, तो ये आपका जो क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। बात समझ में आया? आपतित किरणें जब परावर्तित होती हैं तो परावर्तन के समय जितनी भी आपतित किरणें हैं किसी न किसी एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी या फैलती हुई नजर आती है। तो वह बिंदु उस गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। संक्षेप में इसे हम फोकस भी कहते हैं, है ना। अवतल दर्पण में वास्तविक मिली है, यहां मिलती हुई नजर आती है। तो यहां जो है ये वास्तविक है और यह क्या है, आभासी है। सब क्लियर होगा। फिलहाल तो समझना था, आपतित किरणें हो रही है, ठीक है। और अब समझिए कि मुख्य फोकस और ध्रुव, इसके बीच तो एक दूरी बनी ना, यहां से यहां तक पीएफ, इसे हम फोकस दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। यहां से यहां तक पीएफ की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। और इसे संक्षेप में छोटी एफ से सूचित करते हैं। जैसे त्रिज्या हो गया, वैसे ही फोकस दूरी है। त्रिज्या क्या हो गया, सीपी, और फोकस दूरी क्या हो गया, पीएफ हो गया। ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका गोलीय दर्पण और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे आगे, एक संबंध होता है एफ और आर में, एक संबंध होता है अवतल दर्पण के लिए भी और उत्तल दर्पण के लिए। तो हम दोनों संबंधों को सिद्ध करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आज यहीं तक। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।